मॉर्निंग बच्चों। इस वीडियो में हम लोग रिवीजन का सेकंड जो वीडियो है ये जिस इसके पहले हम लोगों ने फर्स्ट रिवीजन वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 1, 2 और 3 का रिवीजन कर लिया था। अब इस सेकंड वीडियो में हम लोग रिवीजन का जो सेकंड वीडियो है इसमें से चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 का रिवीजन करने वाले हैं, जो कि आपके ज्योग्राफी का पोर्शन होने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ, और वो ये है कि अभी आप लोग जान रहे हैं दिसंबर चल रहा है और आधा लगभग दिसंबर निकल गया है, तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो आप लोग बिल्कुल एकदम सीरियसली हो जाइए और फुल फ्लैश में अपना जो है स्टडी है, पढ़ाई है, उसको अच्छे से कमर कस के लग जाइए पढ़ाई में, क्योंकि आप लोगों का दिसंबर आधा निकल चुका है ना। अभी बहुत सारे मेला मंडई और बहुत सारे त्योहार या सगाई शादी ये सब सीजन आ जाता है, तो बहुत सारा टाइम इसमें निकल जाता है। फिर उसके बाद आप लोगों का जनवरी से प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा, तो मुश्किल से आप लोगों के पास अभी 1 महीने का समय है। इसके बाद वो भी कैसे निकलेगा आप लोगों को पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए आप लोग जो है अपना पूरा फोकस पढ़ाई में बनाए रखें और जो है अपना पूरा टाइम जो है पढ़ाई को दीजिए। दूसरा एक और बात अब मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को अपने और भी जो दूसरे स्कूल में पढ़ते हैं फ्रेंड वगैरह उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को डाउट रहता है कि एसएससी समझ में नहीं आता। तो आप लोग को जैसे एसएससी समझ में आता है ना, और हम जिस स्कूल में पढ़ाते थे विजन स्कूल, उस स्कूल के बच्चों को छोड़कर और भी दूसरे बच्चे, बहुत सारे बच्चे भी वीडियो देखते हैं और उनको भी ये पसंद आता है, कमेंट भी करते हैं कि सर आपका पढ़ाया समझ में आ रहा है। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं, अपने दूसरे फ्रेंड लोगों के साथ में उनको भी बता सकते हैं, ताकि आपका जो एसएससी का जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। चलिए, तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4 थोड़ा लेंदी है, तो इसमें टाइम लग सकता है। कोशिश करेंगे, अगर आप लोग को डिटेल में देखना है तो पहले से ही प्लेलिस्ट में जो हमारा विज़न जोशी सर विज़न करके जो हमारा चैनल है, इसमें आप लोग जाएंगे तो पूरा चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 21 तक प्लेलिस्ट में बना हुआ है। ये रिवीजन के लिए बनाया जा रहा है। डिटेल में आप लोग को देखना है तो आप लोग यहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा जो चैप्टर है। तो ये रिवीजन के पर्पज़ से बना रहे हैं, तो इसको आप लोगों को सुनना है। अगर किसी को स्लो लगता है वीडियो तो आप लोग 1.25 या 1.5 के स्पीड में भी करके देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चैप्टर नंबर 4 का ये रिवीजन है। चैप्टर का नाम है मिनरल रिसोर्स एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इसमें हम लोग मिनरल्स के बारे में देखेंगे, माइंस वगैरह के बारे में देखेंगे, क्या क्या है सभी सभी पॉइंट्स को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। और जब भी पढ़ते हो तो एक पेपर, रफ नोटबुक और पेन लेकर बैठिएगा, उसको शॉर्ट में, है ना, भले ही रफ में लिखते चलो, आपको ही समझ में ना आए आपका राइटिंग, लेकिन उसको लिखने से आपका वो जो है मेमोरी में स्टोर होते रहता है, वो याद होते जाता है ना। तो हमेशा लिख लिख के उसको आप लोग पढ़ा कीजिए। सबसे पहले इस चैप्टर में क्या है, मिनरल्स दिया गया है। मिनरल्स क्या होते हैं? तो मिनरल्स ऐसे नेचुरल सब्सटेंस होते हैं जो हमको अर्थ के क्रस्ट में मिलते हैं, है ना, और जिसको हम लोग अलग अलग प्रोसेस से, जैसे माइनिंग हो गया, डिगिंग हो गया, ड्रिलिंग हो गया, है ना, ड्रिलिंग हो गया, क्वेरिंग, ये सब खुदाई इसको हम लोग बोल सकते हैं, है ना, खोद कर, जिसको जमीन से खोद कर निकाला जाता है, इसी को ही हम लोग खनिज बोलते हैं, है ना, खनन करना, हिंदी में इसको बोलते हैं खनन। तो जिसको माइंस करके निकालते हैं इसी को मिनरल्स बोलते हैं। अब इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, जैसे हमारे प्रीसियस स्टोन हो गए, है ना, बहुमूल्य जो पत्थर हो गए, सैंड हो गए, या बहुत प्रकार के जो सॉइल आते हैं, या फिर मेटल ओर हो गए, जैसे आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, बॉक्साइट हो गया, टंगस्टन, ऐसे बहुत सारे देखेंगे। मिनरल ऑयल्स हो गए, जिसको हम लोग जैसे पेट्रोलियम भी बोलते हैं, है ना, नेचुरल गैस हो गए, सीएनजी, एलपीजी, ये सब। तो इन सब के बारे में हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। इसके बाद ये जो मिनरल्स हैं ये किसको बिलोंग करते हैं, यानी कि इन पर अधिकार किसका होता है, इसके ऑनर कौन होते हैं? तो जो हमारा जो केंद्र सरकार है, ये जो राज्य सरकार है, ये इसके मालिक होते हैं। मतलब इनको बेचकर जो पैसा आएगा, इनको निकालने के बाद जो प्रॉफिट होगा, वो केंद्र सरकार के पास में पैसा जाएगा और राज्य सरकार के पास में पैसा जाएगा। और इसी को राज्य सरकार और केंद्र सरकार क्या करती है, जो पीपल है, जो जनता है, उनके भलाई के, उनके डेवलपमेंट में ये खर्च करती है। फिर इसके बाद में क्या हुआ, पहले जैसे माइंस या कुछ भी चीज़ होता है तो उसमें उसके लिए बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी जाके उसको
खनन करना स्टार्ट कर दिया, माइनिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो क्या हुआ, पहले जो माइनिंग की जो पॉलिसी थी, जो नीति थी, रूल्स रेगुलेशंस थे, उसमें से कुछ सुधार किए गए, अमेंड किए गए और 1993 में नया माइनिंग पॉलिसी लाया गया, है ना। तो इसमें बहुत सारे पहले स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशंस थे, उसको कम किए गए और थोड़ा सा लोगों को राहत दिया गया 1993 में। इसी को बोलते हैं न्यू माइनिंग पॉलिसी। अब इसके बाद आता है ये जीएसआई। क्या होता है जीएसआई को हम लोग हिंदी में इसका फुल फॉर्म है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या है, यही बताता है। ये एक इंस्टीट्यूट है, एक ऑर्गेनाइजेशन है ना। इसी इसमें कुछ मेंबर्स रहते हैं, यही लोग क्या करते हैं, सर्वे करते हैं और बताते हैं कि इंडिया में कौन कौन से जगह पर कौन कौन से मिनरल्स हमको मिल सकते हैं, यही खोज करते हैं, है ना। और वहाँ पर खनन वगैरह का परमिशन स्टार्ट इन्हीं लोग देते हैं कि आयरन कहाँ पर मिलेगा, गोल्ड कहाँ पर मिल सकता है, ये सब का काम पता करने का काम यही जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का है। जियो मतलब क्या होता है, अर्थ, है ना। जैसे जियोग्राफी पढ़ते हैं ना आप लोग, तो वैसे ही क्या हो गया, ये जो अर्थ का जो क्रस्ट है उसमें कौन कौन से हमारे इंडिया में मिल सकते हैं मिनरल्स वगैरह, उसके बारे में जानकारी यही जीएसआई देता है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसके बाद में इसी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने क्या किया है, हमारे कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स बताए हैं, जिसमें फोर हमारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स को कैटेगराइज किया है। सबसे पहला है एटॉमिक मिनरल्स। एटॉमिक मिनरल्स जिसके एटम से, है ना, जिसके एटम से हमको क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। जैसे यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी इनको बोलते हैं। आप लोग साइंस में पढ़ते होंगे पीरियोडिक टेबल में, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, यूरेनियम, थोरियम। फिर सेकंड आता है ने मिनरल ऑयल। मिनरल ऑयल में इसी इसी को हम लोग पेट्रोलियम भी बोल सकते हैं, है ना। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, ये सब इसी में आ जाता है, मिनरल ऑयल। और नेचुरल गैस, नेचुरल गैस में हमारा जो सीएनजी, एलपीजी, ये सब आ जाता है। इसके बाद आता है मेजर मेजर मिनरल्स। मेजर मिनरल्स और माइनर मिनरल्स। मेजर आप लोगों को बताए हैं जिसका नंबर ज़्यादा होता है ना, जो ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट है उसको हम लोग मेजर बोलते हैं। और जिस जो कम नंबर में प्रेजेंट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइनर। लेस इन नंबर को माइनर बोलते हैं। तो जो हमको ज़्यादा अमाउंट में मिलता है, जैसे आयरन ओर हो गया, लोहा हो गया, कोल हो गया, बॉक्साइट हो गया, क्रोमाइट हो गया, मैंगनीज हो गया, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, लाइमस्टोन, चूना पत्थर, ये हमको ज़्यादा अमाउंट में देखने के लिए मिलते हैं, इसीलिए इसको मेजर मिनरल बोलते हैं। और कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो हमको कम मिलते हैं बहुत, जैसे ग्रेनाइट, मार्बल, है ना। मार्बल से आप लोग जानते हो, रेड मार्बल से रेड फोर्ट बना है, व्हाइट मार्बल से आपका ताजमहल बना है, ये सब। तो ये बहुत कम अमाउंट में हमको देखने के लिए मिलते हैं, तो इसीलिए क्या होता है, इसको माइनर मिनरल्स बोला जाता है। फिर इसके बाद में ये तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बताया था अलग अलग कैटेगराइज करके। लेकिन अगर हम लोग अब इसको एक और बेसिस लेकर कैटेगराइज करें, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, मिनरल्स को टू टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। इसमें क्या है, मेनली एक है मेटालिक और दूसरा क्या है, नॉन मेटालिक। तो मिनरल्स को हम लोग मेटालिक और नॉन मेटालिक में कैटेगराइज कर सकते हैं। अब मेटल क्या होता है, आप लोग जानते हो, साइंस में पढ़ते आ रहे हो क्लास 8 से, कि जो क्या होता है, जिसको हम लोग ठोक पीट के सीड बना सकते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है ना, जो सोनोरस होता है, मतलब जिसको ठोकने पीटने पर आवाज़ देता है। नॉन मेटल क्या होते हैं, जो कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, या जिसको क्या होता है, ये ब्रिटिल होता है, मारेंगे तो टूट जाता है, ठोकेंगे पीटेंगे तो इसका चादर नहीं बना सकते हैं। तो ये सब नॉन मेटल के प्रॉपर्टीज होते हैं। अब मेटल में भी हम लोगों ने इसको क्या कर दिया, टू टाइप में कैटेगराइज कर दिया। एक होता है फेरस और दूसरा होता है नॉन फेरस। फेरस मतलब कि क्या होता है, आयरन को हम लोग, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है फेरस, Fe से डिनोट करते हैं आयरन, लोहा को। तो जिसमें आयरन का कंटेंट पाया जाता है ना, इसको हम लोग फेरस फेरस मेटालिक मिनरल बोलते हैं। और जिसमें आयरन नहीं पाया जाता उसको नॉन फेरस मेटल बोलते हैं। जैसे कि आयरन का जो प्रॉपर्टी और कौन कौन शो करता है, एक तो आयरन हो ही गया, क्रोमाइट हो गया, निकिल, कोबाल्ट, टंगस्टन, मैंगनीज, ये सब भी क्या करते हैं, फेरस की जो प्रॉपर्टी है वो शो करते हैं। कुछ इसमें फेरस का अमाउंट मिलता है, इसलिए इसको फेरस मेटल बोलते हैं। और नॉन फेरस जिसमें किसी भी प्रकार का आयरन नहीं मिलता है या उसका प्रॉपर्टी नहीं मिलता है, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, बॉक्साइट हो गया, टीन, ये सब क्या होते हैं, नॉन फेरस मेटल कहलाते हैं। मेटल तो हैं ये, पर इसमें आयरन नहीं है, फेरस नहीं है, इसलिए इसको नॉन फेरस बोलते हैं। और नॉन मेटालिक क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन को हम लोग बोलते हैं चूना पत्थर, जिप्सम, माइका, माइका जिसको हम लोग अभ्रक बोलते हैं, है ना। तो ये क्या है, इसमें मेटल कंटेंट नहीं है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन मेटालिक मिनरल बोल देते हैं। अब हम लोग जो इम्पोर्टेंट मिनरल्स हैं इसको हम लोग देखने वाले हैं। ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग हर एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा।
और इसके टाइप्स वगैरह कहाँ कहाँ पर मिलते हैं, इसको मैप में भी आप लोगों को बताएंगे कि कहाँ कहाँ पर माइंस है और मिलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आयरन को। आयरन क्या होता है? आयरन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से हम लोग क्या बनाते हैं, रॉड बनाते हैं, व्हीकल बनाते हैं, ऑटोमोबाइल बनाते हैं, बहुत सारे जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है, कंस्ट्रक्शन वर्क पूरा आयरन पे डिपेंडेंट है ना। तो आयरन और जो है ये हमारे लिए एक बेस के रूप में माना जाता है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद इसके 4 टाइप्स हम लोग देख लेते हैं। तो आयरन के 4 टाइप्स होते हैं। एक होता है मैग्नेटाइट, इसी से मैग्नेट बनाया जाता है। इसमें आयरन का जो परसेंटेज है वो 70 to 80% रहता है ना। यही बेस्ट क्वालिटी का आयरन माना जाता है। परसेंट आप लोग नहीं भी ध्यान रखेंगे तो भी चल जाएगा। मैग्नेटाइट बेस्ट क्वालिटी का आयरन रहता है, इसी से मैग्नेट बनाया जाता है। दूसरा आता है हेमेटाइट। मैग्नेटाइट बेस्ट क्वालिटी का रहता है, लेकिन ये ज़्यादा नहीं पाया जाता है इंडिया में। ये इंडिया के कर्नाटका और गोवा जो स्टेट है वहाँ पर ज़्यादातर देखने के लिए मिलता है हमको। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो हेमेटाइट टाइप का जो आयरन है ये पाया जाता है, और छत्तीसगढ़ में भी यही जो है हेमेटाइट जो आयरन है ये पाया जाता है। और इंडिया के बहुत सारे उड़ीसा, झारखंड, ये वेस्ट बंगाल है ना, यहाँ पर यही जो हमारा हेमेटाइट टाइप का जो आयरन ओर है ये पाया जाता है। उसके बाद आता है लिमोनाइट और सीडेराइट। ये उतने ज़्यादा अच्छे क्वालिटी के आयरन ओर नहीं माने जाते हैं। तो हेमेटाइट आप लोग को ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है। मैग्नेटाइट सबसे बेस्ट क्वालिटी का रहता है, कर्नाटका और गोवा। अब ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ में ये बैलाडीला में पाया जाता है। बैलाडीला माइंस के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, किरांदुल, बचेली वगैरह। तो ये दंतेवाड़ा में पाया जाता है, बस्तर के नीचे दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में बैलाडीला। उसके बाद कर्नाटका के कुद्रेमुख माइंस है, वहाँ पर हमको आयरन का माइंस देखने के लिए मिलता है। उड़ीसा में मयूरभंज जगह आप लोग को याद होगा तो बताया थे, यहीं से जो हमारी प्रेसिडेंट है ना, द्रौपदी चंद्र मुर्मू, वो यहीं से है उड़ीसा। यहाँ आयरन ओर का डिपॉजिट मिलता है। फिर उसके बाद आता है झारखंड। झारखंड में कौन सा माइंस हो गया? सिंहभूम। तो ये पूछा जाता है, आप लोगों को पता होना चाहिए कौन कौन से माइंस कहाँ कौन कौन से स्टेट में पाए जाते हैं। लास्ट में सबको इसको आप लोगों को मैप में, हम इंडिया के मैप में कहाँ कहाँ पर है ये बता देंगे। सबसे ज़्यादा उड़ीसा से क्या होता है, आयरन ओर निकाला जाता है। आयरन ओर का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो उड़ीसा स्टेट है ना। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये आप लोगों को 4-5 स्टेट का नाम ध्यान रखना है। ज़्यादातर जो भी मिनरल्स हो गए वो यहीं पर से आपको डिपॉजिट मिल जाएंगे, है ना। तो अगर नहीं भी आता है तो आप लोग इनमें से कुछ को टिक कर सकते हैं, अगर ऑप्शन आता है तो। इसके बाद जो सेकंड है और हमारा, वो क्या आता जाता है? क्रोमाइट ओर। क्रोमाइट ओर इसका खास बात क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये हीट और कोरोजन रेजिस्टेंस होता है। मतलब इसमें जंग नहीं लगता है, और हीट को भी ये ज़्यादा देर तक सहन कर सकता है। तो इसको क्या होता है, स्टील मेकिंग में यूज़ करते हैं, है ना। स्टील बनाने के लिए क्रोमाइट ओर का यूज़ किया जाता है। स्टील बनाने के लिए आपको आयरन के साथ साथ निकिल, कोबाल्ट, क्रोमियम, ये सब मिलाया जाता है, और इसमें कुछ कार्बन भी मिलाया जाता है। इससे ये और भी मजबूत हो जाता है, और इसमें जंग नहीं लगता। इसीलिए क्रोमाइट का हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? किचन यूटेंसिल्स में, जो बर्तन वगैरह बनाने के लिए, कटलेरी, चाकू, नाइफ, ये सब मशीन के जो पार्ट्स हैं ये बनाने के लिए क्रोमाइट ओर का यूज़ किया जाता है, क्योंकि उसमें आसानी से जंग नहीं लगता है। इसके बाद जो उड़ीसा है, फिर से वही उड़ीसा आ गया, क्रोमाइट ओर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। सबसे ज़्यादा उड़ीसा से ही क्रोमाइट ओर निकाला जाता है। क्रोमियम जो है ना, क्रोमाइट Cr जिससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसी का ओर है, इसको क्या बोलते हैं? क्रोमाइट ओर। अच्छा, दो चीज़ आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, ये ओर क्या है ना। ओर होता है, और एक क्या होता है? मेटल या मिनरल्स। तो मिनरल्स देखिए, जब जब भी हम लोग क्या करते हैं, माइनिंग करते हैं, तो वहां से क्या निकलता है? हमारा ओर निकलता है। ओर को हिंदी में बोलते हैं अयस्क, है ना, लौह अयस्क ऐसे बोलते हैं आयरन ओर को। तो इसमें बहुत सारी इम्प्यूरिटीज रहते हैं, है ना। आयरन के, अगर आयरन निकाल रहे हैं तो आयरन के साथ पता चल रहा है कार्बन भी है, सल्फर भी है, ऑक्सीजन भी है, और भी एलिमेंट्स है ना। तो लेकिन हमको क्या चाहिए? हमको तो मेनली आयरन चाहिए। तो ये ओर में क्या होता है? बहुत सारी इम्प्यूरिटीज रहते हैं। फिर इसको क्या किया जाता है? गलाया जाता है, पिघलाया जाता है, प्रोसेसिंग किया जाता है इसमें, है ना। उसके बाद इससे हमको क्या मिलता है? मेटल मिलता है। तो और क्या है? हमारा रॉ फॉर्म में रहता है, कच्चे फॉर्म में रहता है, इसी से मेटल बनाया जाता है। फिर इसके बाद आता है टंगस्टन। टंगस्टन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि जो हमारा जो बल्ब रहता है, बल्ब देखे हो ना आप लोग, इसका जो फिलामेंट है, इसमें कौन सा मेटल यूज़ किया जाता है? तो वो हम लोग टंगस्टन ही यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट रहता है, बहुत देर तक अगर गर्म करेंगे तब बहुत देर से पिघलेगा, और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस रहता है इसमें, इसीलिए इसको क्या होता है, हम लोग बल्ब के फिलामेंट में यूज़ करते हैं।
टंगस्टन को हम लोग डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, साइंस में आप लोग पढ़े होंगे। इसके बाद में कॉपर आता है, सीयू से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ये साइंस के लिए भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। गुड कंडक्टर होता है और गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होता है कॉपर। तो इसीलिए हम लोग इसको इलेक्ट्रिक जो वायर्स हैं इसमें यूज़ करते हैं। जो वायर्स जाता है ना, इसमें देखे होंगे आप लोग वायर्स, तो ये किसका यूज़ करते हैं हम लोग? ज़्यादातर कॉपर का यूज़ करते हैं। सिल्वर भी है गुड कंडक्टर, लेकिन वो महंगा हो जाता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सिल्वर की जगह कॉपर का यूज़ करते हैं। टेलीफोन पहले जो जाते थे, है ना, जेठालाल वाला आप लोग देखे होंगे, रेडियो हो गया, ये सब में कॉपर का ही यूज़ किया जाता है। अब इसके दो इम्पोर्टेंट अलॉयस हैं, ये साइंस में भी आप लोग पढ़े होंगे या पूछा जाता है। कॉपर के दो अलॉयस, अलॉयस मतलब क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट को मिला दिया जाता है, मेटल को मिला दिया जाता है, तो वो क्या बनता है, अलॉय। तो एक होता है ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज मेडल आप लोग सुने होंगे, फर्स्ट आता है उसको गोल्ड मेडल मिलता है, सेकंड आता है उसको सिल्वर, थर्ड आता है उसको ब्रॉन्ज मेडल, है ना। तो ब्रॉन्ज क्या होता है, कॉपर के साथ जब टिन को मिला देते हैं तो क्या बनता है, ब्रॉन्ज बन जाता है। फिर थर्ड आता है ब्रास, ब्रास क्या होता है, कॉपर को जब जिंक के साथ मिलाया जाता है तब क्या बन जाता है, ब्रास। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, जहां पर जेड आ रहा है वहां पर इस कॉपर के साथ में जेड नहीं आएगा, जिंक नहीं आएगा मतलब, है ना। तो कॉपर तो दोनों में है, तो ब्रॉन्ज जेड जहां पर आ रहा है ना वहां पर जिंक नहीं आएगा, और ब्रास यहाँ पर जेड नहीं आ रहा है, मतलब इसके साथ में जिंक डाल देना है आपको, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रास, कॉपर और जिंक, और ब्रॉन्ज क्या हो जाएगा, कॉपर और टिन, ऐसे याद रख सकते हैं आप लोग। अब इसके बाद जो कॉपर के लिए दो फेमस माइंस है, एक तो क्या है, मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा फेमस है, और क्या नाम है उसका, बालाघाट, बाला ओ बाला, है ना, गाना सुने हो ना, वही वाला। तो ये क्या हो जाएगा, दूसरा है राजस्थान का खेतड़ी, खेतड़ी ये राजस्थान में है, राजस्थान का खेतड़ी और एमपी का बालाघाट, ये दोनों फेमस है कॉपर के माइंस के लिए, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद फिफ्थ आ जाता है बॉक्साइट। बॉक्साइट क्या होता है, एल्यूमिनियम जो है ना, इसी का जो ओर होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉक्साइट। मतलब ये क्या हो गया, माइंस हो गया, जब इसको खोद के निकाले तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमको, ओर मिलेगा, ये ओर क्या होता है, बॉक्साइट कहलाता है। बॉक्साइट को जब प्रोसेस करेंगे तो इसी से हमको क्या मिलेगा, एल्यूमिनियम जो है वो मेटल मिलेगा, ठीक है। तो एल्यूमिनियम बॉक्साइट अलग अलग नहीं है, बॉक्साइट को ही हम लोग प्रोसेस करके हमको एल्यूमिनियम मिलता है। उसके बाद सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर फिर से आ गया उड़ीसा, और अपने छत्तीसगढ़ में क्या है, कोरबा जो है वहाँ से एल्यूमिनियम निकाला जाता है। इसके बाद जो है हम लोग आगे देख लेते हैं, तो कुछ एनर्जी मिनरल्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं। एनर्जी मिनरल्स किसको बोलते हैं, जिससे हमको एनर्जी प्रोड्यूस होता है, जिसको जलाकर कंज्यूम करके हमको क्या मिलता है, एनर्जी। जैसे कोयला हो गया, नेचुरल गैस हो गया, है ना, ऑयल हो गया, पेट्रोलियम जिसको हम लोग बोल सकते हैं, फिर यूरेनियम, थोरियम, ये सब से हमको एनर्जी मिलता है। आयरन से हमको थोड़ी एनर्जी कुछ मिल रहा था, एल्यूमिनियम से, कॉपर से, इससे कोई एनर्जी नहीं मिल रहा था, लेकिन इन सब मिनरल से हमको क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है, इसीलिए इसको एनर्जी मिनरल बोलते हैं। जिसमें सबसे पहला आता है, क्या आता है, कोल। कोल एक टाइप का क्या है, फॉसिल फ्यूल है, और हमारे इंडिया में मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, यही कोल है। कोल को क्या होता है, जलाया जाता है, और इसी से फिर क्या करते हैं, इससे बिजली बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है, ये जैसे जो ट्री हो गए या जितने भी हमारे एनिमल्स हो गए, प्लांट हो गए, इसके डेड बॉडीज जब अर्थ क्रस्ट में क्या हो जाते हैं, अर्थ के नीचे दब जाते हैं, है ना, तो 1000 ईयर, लैक्स ऑफ ईयर में क्या होते हैं, यही किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फॉसिल फ्यूल्स में। मतलब यही जो है वो कोयला, पेट्रोलियम, ये सब बन जाते हैं, है ना। क्योंकि हमारे शरीर में क्या है, कार्बन से ही बना है, कार्बन का परसेंटेज रहता है, तो इसी के कारण ये सब कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर के कारण बहुत साल में। अब इसमें भी आप लोगों को ध्यान रखना है, 4 टाइप का कोयला पाया जाता है, इसका टाइप ध्यान रखेंगे तो ये क्या है, सबसे पहले एंथ्रासाइट, बेस्ट क्वालिटी का जो कोल है वो एंथ्रासाइट, इसमें लगभग 90% क्या रहता है, कार्बन कार्बन रहता है। लेकिन फिर वही बात, ये हमारे इंडिया में नहीं पाया जाता है, ये ऑस्ट्रेलिया वगैरह में पाया जाता है, बेस्ट क्वालिटी का एंथ्रासाइट कोल इसको बोलते हैं। फिर सेकंड आता है बिटुमिनस कोल। बिटुमिनस कोल क्या होता है, लगभग 80%, इसमें 80 to 90% क्या रहता है, कोल का कार्बन का परसेंटेज रहता है, और सबसे ज़्यादा इंडिया में यही वाला कोयला पाया जाता है, बिटुमिनस टाइप का कोयला पाया जाता है। फिर थर्ड आता है लिग्नाइट। लिग्नाइट को भी हम लोग क्या बोलते हैं, लिग्नाइट को हम लोग ब्राउन कोल भी बोलते हैं, क्योंकि ये देखने में क्या रहता है, भूरा कलर का रहता है, और ये 65% लगभग इसके कार्बन परसेंट पाया जाता है। फिर लास्ट आता है पीट, इसमें 60 से भी कम परसेंट कार्बन का रहता है, और ये सबसे वर्स्ट क्वालिटी का रहता है, मतलब सबसे खराब रहता है। ये बहुत, इसमें मॉइस्चर भी रहता है, नमी रहता है, जब जलाएंगे तो बहुत धुआं करता है, इसलिए इसको बहुत कम यूज़ किया जाता है, ना के बराबर। याद रखना है आप लोगों को, बेस्ट क्वालिटी का कोयला एंथ्रासाइट,
और जो सबसे ज़्यादा इंडिया में पाया जाता है अपने छत्तीसगढ़ में भी बिटुमिनस कोयला जो है, ये कोल जो है ये पाया जाता है ना। अब कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग, कोयला और जो आयरन है इसके 4 टाइप में बताया था। आयरन के 4 टाइप ये भी क्या है, जहाँ जहाँ टाइट टाइट आएगा ना वहाँ आयरन का याद रख लेना। और इसको याद रखने के लिए कोयल का क्या है, AbLp ऐसे याद रखना है। AbLp इसका शॉर्ट फॉर्म आप लोगों को याद रखने के लिए बताए थे। दो क्या थे, दो शराबी थे है ना, एल्कोहलिक थे। अब एक एक दोस्त हमेशा पिलाता था, अब क्या हो गया, ये बोल दिया कि अब मैं नहीं पिलाऊंगा है ना, अब की बार तुम पिलाना। तो अब की बार क्या इसने क्या बोला, अब की बार लेके पीना है ना, अब की बार मैं नहीं पिलाऊंगा, अब की बार लेके पीना। तो अब की बार लेके पीना है ना, AbLp ऐसे आप लोग इसको याद रख सकते हो। तो आयरन का क्या था, मैग्नेटाइट बताए थे, उसके बाद दूसरा क्या बताए थे, हेमेटाइट, फिर थर्ड बताए थे लिमोनाइट, और चौथा बताए थे सीडेराइट। तो टाइट 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 सब में आ रहा है ऐसे ही। अब इसके लिए कोयला के लिए आप लोग याद रख सकते हो, अब की बार लेके पीना, AbLp, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। फिर इसके बाद ये कोयला कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, तो इंडिया के हमारे जो 4 रिवर बेसिन्स हैं, ज़्यादातर नदी के किनारे जो है ये कोयला पाया जाता है रिवर बेसिन्स में। तो एक दामोदर वैली, दामोदर रिवर को बताया था आप लोगों को, क्या बोलते हैं इसको, वेस्ट बंगाल, सौरो ऑफ बंगाल बोलते हैं है ना। तो झारखंड वेस्ट बंगाल एरिया में पाया जाता है। फिर सोन वैली, ये हमारे MP हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और यूपी वाले एरिया में पाया जाता है सोन वैली, सोन नदी के आसपास। फिर आता है महानदी, महानदी अपने छत्तीसगढ़ उड़ीसा में जाता है। गोदावरी बेसिन हो गया है ना, तो जो गोदावरी जो है महाराष्ट्र और जो आंध्र प्रदेश वाले एरिया में, तो यहाँ पर हमको ज़्यादातर कोयला यहीं पर देखने के लिए मिलता है। अब कोरबा का जो कोल का डिपॉजिट है ये देख लेते हैं हम लोग, छत्तीसगढ़ में कहाँ पर पाया जाता है, तो मेनली ये कोरबा में पाया जाता है। कोरबा हो गया, रायगढ़ हो गया। उड़ीसा में एक तलचर करके एक जगह है ना। और कोरबा में ही क्या होता है, आप कोरबा को क्या बोला जाता है, एनर्जी कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़, क्योंकि यहीं पर क्या होता है, को कोल से क्या बनाया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाता है, बिजली बनाया जाता है ना। इसीलिए कोरबा को एनर्जी कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़ भी बोला जाता है। फिर उसके बाद उड़ीसा में तलचर करके एक जगह है। झारखंड में 2 जगह का नाम आप लोगों को याद रखना है कोल के लिए, झरिया और धनबाद। फिर उसके बाद लास्ट बंगाल में क्या है, वेस्ट बंगाल में रानीगंज है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस है, आप लोगों को माइंस है, आप लोगों को ध्यान रखना है कोल के लिए। इसके बाद आता है नेचुरल ऑयल एंड गैस, इसी को हम लोग पेट्रोलियम भी बोल सकते हैं। पेट्रोलियम क्या होता है, इसी पेट्रोलियम ये क्या है, रहता है कुछ कच्चे फॉर्म में रहता है, क्रूड फॉर्म में, इसको क्रूड ऑयल भी बोला जाता है। इसी से हम लोग क्या बनाते हैं, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया है ना, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, केरोसिन ऑयल, ये सब इसी से निकलता है, क्रूड ऑयल से। इसको जब अलग अलग लेवल पर इसका प्रसंस्करण होता है, जब इसको रिफाइन किया जाता है तब। इंडिया में पूछा जाता है सबसे पहले तेल का कुआं कहाँ खोजा गया था, तो ये डिगबोई असम में खोजा गया था। उस समय ब्रिटिशर्स लोग थे 1890 में। तो जो कुछ कुछ लड़के लोग गए थे वहाँ पर खोदने के लिए, तो उनको बोला गया ठीक बॉय डिग, ठीक बॉय डिग ऐसे करके, तो इसका नाम पड़ गया डिग बॉय, मतलब जल्दी से खोदो लड़के कुआं को ऐसे करके, तो इसका नाम डिग बॉय पड़ गया है ना। तो डिग बॉय कहाँ पर है, ये असम में है, और ये इंडिया का पहला ऑयल वेल तेल का कुआं माना जाता है। अब 4 जगह इंडिया में और भी मिलता है, कहाँ कहाँ पर, एक बॉम्बे हाई हो गया जो समुद्र के किनारे है, बम्बई महाराष्ट्र में है ना, मुंबई में जिसको हम लोग बोलते हैं। एक नॉर्थ ईस्ट रीजन अभी बता दिए, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, इधर नॉर्थ ईस्ट के साइड में। उसके बाद गुजरात में आता है अपना आलिया बेट है ना, और अंकलेश्वर, ऐसे याद रख सकते हो। आलिया भट्ट जो है अपने अंकल के साथ में क्या कर रही है, तेल निकाल रही है ना, पेट्रोलियम निकाल रही है गुजरात में। उसके बाद गोदावरी कृष्णा बेसिन, ये आंध्र प्रदेश में है। तो ये 4 जगह पर हमको मेनली पेट्रोलियम और नेचुरल गैस देखने के लिए मिल सकते हैं। नेचुरल गैस में क्या क्या आ जाता है, LPG और CNG। LPG क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। दूसरा क्या होता है, इसका हम लोग यूज़ कहाँ पर करते हैं, कुकिंग में, घरों में जो गैस से क्या बनाते हैं, जो चूल्हा जलाते हैं, खाना बनाते हैं ना, गैस सिलेंडर, उसमें LPG ही रहता है। दूसरा क्या होता है, CNG, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस ये गाड़ियों में यूज़ होता है, ज़्यादातर व्हीकल्स में, ऑटोमोबाइल्स में यूज़ किया जाता है। फिर इसके बाद आता है यूरेनियम है ना। यूरेनियम क्या होता है, ये बताए हैं, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। इसका जो एटम्स रहता है, इसको न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज़ करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर, इससे भी एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है। आप लोग साइंस में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। एटॉमिक बॉम्ब में भी न्यूक्लियर का यूरेनियम का यूज़ किया जाता है ना।
इसके लिए आप लोग को झारखंड का एक फेमस माइंस है, ये ध्यान रखना है, जादूगोड़ा, है ना। बताए हैं यूरेनियम जलेगा तो मान के चलो ऐसा कुछ मैजिक सा हो गया, जादू सा हो गया, तो जादूगोड़ा आप लोगों को याद रखना है, झारखंड। इसके बाद आता है थोरियम, ये भी क्या है, रेडियो एक्टिव मिनरल ही है, और ये मालाबार कोस्ट में पाया जाता है। मालाबार कोस्ट कहाँ के कोस्ट को बोलते हैं, केरला के कोस्ट को, है ना। केरला यहाँ पर से मानसून एंट्री होता है, आप लोगों को बताए थे, है ना। ये क्या होता है, इसके कोस्ट को क्या बोलते हैं, मालाबार कोस्ट। तो यहाँ पर एक सैंड पाया जाता है ना, रेत, उसी में जो है ये थोरियम जो है मिनरल पाया जाता है। अब लास्ट एक टॉपिक बच गया इसका, इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखिए ये चैप्टर थोड़ा सा लॉन्ग है, अब मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना जल्दी से जल्दी स्पीड से हो सके, और कोई भी पॉइंट बिना छोड़े, है ना, क्योंकि कोई कोई पॉइंट अगर छूट गया तो आप लोगों को फिर परेशानी होगा, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन आप लोग हर एक पॉइंट को ध्यान से सुनते जाइए। अब पूछा जाता है कि कौन कौन से फैक्टर्स इंडस्ट्री को लगाने के लिए उसको अफेक्ट करते हैं, है ना। यानी कि इंडस्ट्री अगर हम लोग लगा रहे हैं तो किन किन फैक्टर्स का हमको ध्यान देना पड़ेगा, या कौन कौन से फैक्टर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आता है रॉ मटेरियल, कच्चा माल, है ना। जैसे अगर मान के चलो कपड़ा बनाना है, तो कपड़ा बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, तो कॉटन चाहिए, कॉटन का बना रहे हैं तो सिल्क चाहिए, तो वो हमारे लिए ज़रूरी है। ऑटोमोबाइल अगर लगा रहे हैं तो हमको आयरन ओर चाहिए, और भी उसके लिए जो भी प्लास्टिक चाहिए, ये सब रॉ मटेरियल में आ जाता है। फिर ट्रांसपोर्ट का साधन होना चाहिए, बस हो गया, ट्रेन हो गया, एरोप्लेन हो गया, उसको लाने ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट का जो है फैसिलिटी होना चाहिए। फिर वाटर अवेलेबिलिटी होना चाहिए, वाटर तो हर एक जगह पर काम आता है, तो आसपास नदी या नहर वगैरह होना चाहिए, डैम होना चाहिए। फिर उसके बाद वहाँ पर जो मशीन वगैरह रहेंगे, मशीनरी वगैरह रहेगा, तो उसको चलाने के लिए क्या चाहिए, पावर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, एनर्जी चाहिए। फिर टेक्नोलॉजी का यूज़ हमको करना होगा, तो टेक्नोलॉजी चाहिए। वहाँ पर काम करने के लिए क्या चाहिए, मजदूर चाहिए, लेबर चाहिए। उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, कैपिटल, हाँ पैसा। तो क्या हो गया, सब चीज़ के लिए क्या चाहिए, हमको पैसा चाहिए, कैपिटल चाहिए, उसके बिना तो काम बनने वाला नहीं है। फिर जब जो जो भी सामान है, गुड्स हो गया, है ना, प्रोडक्ट रेडी हो गया, उसको बेचने के लिए क्या चाहिए, मार्केट चाहिए। मार्केट में बेचेंगे तभी तो फिर से पैसा आएगा, प्रॉफिट जनरेट होगा। तो इसीलिए इंडस्ट्री का अगर सेटअप कर रहे हैं हम लोग, तो ये सब चीज़ें हमको ध्यान रखनी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद लास्ट जो है इसमें आता है एलपीजी रिफॉर्म। ये क्या चीज़ है ना, इंडस्ट्रियल पॉलिसी। देखो इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए क्या होता था, पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशंस होते थे। क्या हुआ था, 1947 के पहले अंग्रेज आए थे, इंडिया को अपना गुलाम बना लिया था, 200 सालों तक राज किया। तो इंडिपेंडेंट के बाद हम लोगों ने ये सब स्ट्रिक्ट रूल कर दिए कि विदेश से कोई भी आके हमारे इंडिया में ट्रेड आसानी से नहीं कर पाएगा, बहुत सारे कागज और ये सब बनाने पड़ते थे। लेकिन देखा कि इससे हम हमारे इंडिया का ग्रोथ नहीं हो रहा है और हमको लॉस हो रहा है, तो हमने इसमें अपने पॉलिसी में, अपने नियम कानून में थोड़ा सुधार किए। इसी को बोलते हैं एलपीजी रिफॉर्म। ये एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस वाला नहीं है, ये इसका फुल फॉर्म देखेंगे अभी। ये कब आया था, 1991 में आया था, 1991 में आया था। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है, एल मतलब लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन मतलब होता है उदारीकरण, पी मतलब प्राइवेटाइजेशन, जी मतलब ग्लोबलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन मतलब क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन जितने भी थे उसको कम कर देना, उदार व्यक्ति होना। उदार व्यक्ति कोई भी गलती को क्षमा कर देता है ना, वैसे ही। तो जितने भी स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशन थे उसको कम कर दिए गए, थोड़ा सा ज़्यादा पापड़ बेलना नहीं पड़ता था इसको, परमिशन और वगैरह लेने के लिए, कागज वागज बनवाने के लिए। तो प्राइवेट, और दूसरा है पी से प्राइवेटाइजेशन, जो गवर्नमेंट जो भी इंस्टीट्यूट चला रही है अब उसको प्राइवेट पार्टी को दे देना, तो प्राइवेट उसको अच्छे से मैनेज कर सकता है। देखियो आप लोग, सरकारी जो चीज़ है वो उतना ज़्यादा केयर नहीं किया जाता है, प्राइवेट में उसको ध्यान से रखा जाता है। तो इसलिए प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस का, जो बड़े बड़े जो सरकारी संस्थान थे। फिर उसके बाद आता है जी, जी मतलब ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, पूरे दुनिया में एक दूसरे के साथ में ट्रेड करना। अमेरिका जो है, अमेरिका इंडिया के साथ ट्रेड कर रहा है, इंडिया चाइना के साथ ट्रेड कर रहा है, चाइना जो है वो फ्रांस के साथ ट्रेड कर रहा है, यूके के साथ। तो सब जो जब मिल जाते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, पूरे दुनिया एक दूसरे के साथ मिलकर ट्रेड करती है, इसी को बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। तो हमने यहाँ पर क्या किया, अपने देश में डेवलपमेंट करने के लिए, विदेशी व्यापार को बढ़ाने के लिए, है ना, यहाँ पर एलपीजी रिफॉर्म लाए, इसी को बोलते हैं हम लोग एलपीजी रिफॉर्म 1991 में। अब लास्ट में मैप में आप लोगों को एक बार जितने भी हम लोगों ने मिनरल्स और माइंस देखे थे उसको एक बार सम अप कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, आयरन देखा था। आयरन के लिए आप लोगों को छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ हो गया, क्या बताए थे यहाँ पर, बैलाडीला बताए थे। उसके बाद यहाँ पर मयूरभंज बताए थे, उड़ीसा में, है ना।
ये आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद कर्नाटका और गोवा में यहाँ पर बताए थे कुद्रेमुख मैग्नेटाइट टाइप का यहाँ पर आयरन ओर मिलता है। फिर इसके बाद आप लोगों को ध्यान रखना है कोल का, है ना। कोल इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कोल आप लोगों को बताए थे छत्तीसगढ़ में कोरबा हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पर उड़ीसा में क्या बताए थे, तलचर हो गया, है ना। झारखंड में क्या हो गया हमारा, झरिया हो गया और धनबाद बताए थे। उसके बाद वेस्ट बंगाल में आप लोगों को रानीगंज बताए थे, है ना। यहीं पर आप लोग ध्यान रख सकते हैं कॉपर का 2 जगह बताया था मैं, एक याद होगा तो आप लोगों को, बालाघाट, है ना, जो कि मध्य प्रदेश में है, और एक बताया था खेतड़ी। खेतड़ी कहाँ पर है, राजस्थान में है। तो ये दोनों किसके लिए हैं, ये कॉपर के लिए हो जाएंगे। उसके बाद और क्या बताया था आप लोगों को, एक जादू घोड़ा बताए थे, याद है क्या, जादू मैजिक, है ना। क्या हुआ, यूरेनियम। तो यूरेनियम कहाँ पर है, अपना झारखंड में है। उसके बाद डिगबोई बताए थे। डिगबोई में क्या है, ऑयल वेल, फर्स्ट ऑयल वेल, तेल का कुआं। फिर बॉम्बे हाई बताए थे, ये हमारा महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र के बॉम्बे। तो यहाँ पर क्या होता है, तेल वगैरह मिलता है ना, ऑयल मिलता है, पेट्रोलियम वगैरह, इसी को हम लोग बोलते हैं बॉम्बे हाई। यहाँ पर आलिया भट्ट अपने अंकल के साथ तेल निकाल रही है, तो ये क्या हो जाएगा, गुजरात में आलिया भट्ट और अंकलेश्वर। तो ऐसे आप लोग इसको याद रख सकते हैं। और तो ये सब पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान में रखना है। मैप वगैरह बना के देखते हैं तो हमको अच्छे से याद रखता है, इसीलिए जब भी आप लोग ये सब ड्रॉ करते हैं तो मैप बनाया कीजिए। यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 4 का रिवीजन कंप्लीट होता है। ये बहुत लंबा चैप्टर था इसलिए, और कोई भी पॉइंट छोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए आप लोगों को हर एक पॉइंट को अच्छे से बताए हैं। इसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 5 देखते हैं। चैप्टर नंबर 5 क्या है, ह्यूमन रिसोर्स चैप्टर हम लोगों ने चैप्टर 1 में ऑलरेडी पढ़ लिया है। रिसोर्स क्या होता है, ऐसे जो भी सामान जो हमारे ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करे, हमारे लाइफ को इजी बनाए, है ना, हमको फैसिलिटी प्रोवाइड करे, जिस चीज़ का हम लोग यूज़ करते हैं, है ना, संसाधन। तो ऐसे सभी चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, रिसोर्स बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर ह्यूमन को रिसोर्स क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ह्यूमन क्या है, एक सोशल एनिमल है जिसके पास इंटेलिजेंस है, बुद्धि है ना, अपना स्किल है, कुछ नॉलेज है। इन सब को यूज करके वो क्या करता है, रिसोर्स बनाता है, रिसोर्स जनरेट करता है अपने लिए, है ना। जैसे पहले क्या था, पहले सब जगह जंगल थे, अब उसके पास, इंसान के पास बुद्धि आया, इसने इसको काटा, यहाँ पर एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया, फिर घर बनाना स्टार्ट किया। ऐसे ही जो कोयला अगर लोहा पड़ा है मान के चलो, तो वो हमारे कुछ काम का है नहीं, लेकिन उससे कोई यूजफुल प्रोडक्ट बना दिया सामान। तो यहाँ पर क्या है, ह्यूमन ही तो क्या है, एक रिसोर्स की तरह काम कर रहे हैं ना। तो अपने नॉलेज का, स्किल का, अपने इंटेलिजेंस का यूज करके क्या कर रहा है, वो रिसोर्सेज को बना रहा है, जनरेट कर रहा है। इसीलिए ह्यूमन को रिसोर्स बोला गया है। और ये क्या है, लेबर के रूप में भी काम करता है, स्किल भी है, टेक्नोलॉजी, तो इसीलिए ह्यूमन को रिसोर्स बोला गया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आप लोगों को इसमें ध्यान रखना है। पॉपुलेशन क्या होता है, पॉपुलेशन को हम लोग बोलते हैं जनसंख्या, मतलब नंबर ऑफ पीपल। किसी भी जगह में हम अगर हम लोग ले लें, इंडिया में ले लें, तो कितने लोग रह रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वहाँ का पॉपुलेशन बोलेंगे, इंडिया का पॉपुलेशन। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ का पॉपुलेशन, किसी डिस्ट्रिक्ट का है तो उस डिस्ट्रिक्ट का पॉपुलेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या आता है, सेंसस। सेंसस मतलब क्या होता है, जनगणना। अगर इसमें, इस देश में, इंडिया में कितने लोग रह रहे हैं, अगर इसको हम लोग काउंटिंग कर दें, काउंटिंग नंबर ऑफ पीपल्स, इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, जनगणना, लोगों की गणना, सेंसस इंग्लिश में इसको बोलते हैं। तो अगर मान के चलो यहाँ पर 100 करोड़ लोग रह रहे हैं, तो 100 करोड़ क्या हो जाएगा, इसका पॉपुलेशन हो जाएगा। लेकिन जो काउंट करेंगे उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, सेंसस, जनगणना बोल देंगे। अब ये जो जनगणना होता है, ये हर 10 साल में होता है, एवरी 10 ईयर्स में होता है ना। इससे हमको बहुत सारे यूजफुल डाटा मिलते हैं। डाटा मतलब हमको बहुत सारा चीज इससे पता चलता है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर भी आया था, 5 मार्क्स का क्वेश्चन में आता है कि हमको सेंसस से क्या क्या इंपॉर्टेंट यूजफुल डाटा हमको मिलता है। तो इससे हमको पता चलता है कि टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं उस देश में, उस राज्य में कितने लोग रह रहे हैं टोटल। उसके बाद इसी में जब सर्वे होता है तो मैन कितने हैं और वुमेन कितने हैं, ये भी अलग अलग काउंटिंग होता है। तो इससे हमको नंबर ऑफ मैन और नंबर ऑफ वुमेन सेपरेटली पता चलता है कि कितने महिला हैं, कितने पुरुष हैं। इसके बाद लिटरेट कितने हैं, इलिटरेट यानी कि साक्षर कितने हैं, पढ़े कितने हैं, और अनपढ़ लोग कितने हैं, ये भी पता चलता है इसी सेंसस से। फिर इसके बाद आता है कि डिफरेंट एज ग्रुप के पीपल कितने हैं, है ना। तो मतलब चिल्ड्रन कितने हैं, यूथ कितने हैं, युवा कितने हैं, और ओल्ड पीपल कितने हैं, ये सब अलग अलग कैटेगराइज भी इसमें दिया जाता है। फिर इसके बाद पीपल का ऑक्यूपेशन क्या है, व्यवसाय क्या है, यानी कि कौन फार्मिंग कर रहा है, कौन गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, कोई कौन प्राइवेट जॉब कर रहा है, कौन बिजनेस कर रहा है, कोई कौन क्या कर रहा है। सब चीज़ का ऑक्यूपेशन जो है, लोगों का ऑक्यूपेशन भी हमको यहीं से पता चलता है।
कहाँ से? सेंसस से। फिर पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है ये भी हमको इसी से पता चलता है, अभी बताते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है। फिर अर्बन और रूरल पॉपुलेशन, यानी कि गांव में कितने लोग रह रहे हैं, ग्रामीण, रूरल, और अर्बन मतलब शहर में कितने लोग रह रहे हैं, ये भी हमको इसी सेंसस से पता चलता है। एक चीज क्या बताए थे, पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। इसको ऐसे समझ लो कि मान के चलो यहाँ 1 किलोमीटर में 500 लोग रह रहे हैं, और यहाँ 1 किलोमीटर में क्या हो गया, 1000 लोग रह रहे हैं, तो किसका पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होगा, इसका ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 किलोमीटर में ही बहुत ज़्यादा लोग रह रहे हैं, 1000 लोग, यहाँ 500 लोग रह रहे हैं। तो ये सब डाटा हमको पता चलता है, टोटल नंबर, मैन वुमेन अलग, पढ़े है ना, लिटरेट इलिटरेट अलग अलग, फिर कौन कौन से पीपल एज ग्रुप के रहते हैं, क्या ऑक्यूपेशन है उनका, पॉपुलेशन डेंसिटी, गांव और शहर में कितने लोग रह रहे हैं, ये सब आप लोगों को पता चलता है। एग्जाम में भी आप लोग इसी तरह पॉइंट्स बना के लिखेंगे, फिर इसको 1-2 लाइन एक्सप्लेन कर सकते हैं, ऐसे में आपका जो है आंसर राइटिंग अच्छा हो जाता है। अभी सेपरेट वीडियो में एग्जाम के पहले आप लोग को बता देंगे कि आंसर राइटिंग भी कैसे करना है। इसके बाद हमको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखना है, मतलब अभी 2023 चल रहा है, इसके पहले जो सेंसस हुआ था वो 2011 में हुआ था। रूल के अकॉर्डिंग इसको 2021 में होना था, लेकिन आप लोग जानते हो बीच में कोरोना आ गया था, जिसके कारण नहीं हुआ था, और अभी तक ये सेंसस चल ही रहा है, इसका डाटा नहीं आया है। तो हम लोग अभी भी जो भी डाटा लेते हैं वो इसी के अकॉर्डिंग लेते हैं, 2011 के अकॉर्डिंग। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड स्टेट है ना, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, यूपी है ना। एरिया वाइज तो सबसे बड़ा राजस्थान है, लार्जेस्ट है ना, लेकिन अगर हम लोग पॉपुलेशन वाइज देखेंगे तो यूपी है। वैसे ही वर्ल्ड में अगर हम लोग एरिया वाइज देखते हैं तो रसिया सबसे बड़ा कंट्री है, लेकिन पॉपुलेशन वाइज देखते हैं तो वो चाइना सबसे बड़ा कंट्री हो जाएगा। सेकंड में क्या है, इंडिया है। कुछ दिन बाद ऐसा लगता है, कुछ सालों में इंडिया फर्स्ट नंबर में आ जाएगा। इसके बाद टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया कितना है, ये लगभग 121 करोड़ के आसपास है, ये 2011 के अकॉर्डिंग। ये लगभग अभी 140 करोड़ के आसपास पहुंच गया है, ऐसा अनुमानित किया जा रहा है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट एक टर्म आता है वो क्या होता है, सेक्स रेशो। सेक्स रेशो क्या होता है, ये नंबर ऑफ वुमेन्स पर 1000 मेंस। अगर मतलब हम लोग 1000 पुरुष की बात करें तो इसकी तुलना में महिलाओं की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ वुमेन्स कितना है। मान के चलो अगर हम लोग एक जगह देख रहे हैं, वहां पर 1000 मैन है और वहां पर वुमेन 900 है, तो ये इसका जो सेक्स रेशो हो जाएगा वो 900 क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे। जैसे कि इंडिया का सेक्स रेशो कितना है, 940। 940 बोलने का मतलब क्या है, अगर हम लोग काउंट करें मैन और वुमेन, तो अगर हम लोग 1000 लेते हैं 1000, तो उसमें और इसके कंपैरिजन में वुमेन का नंबर कितना हो जाएगा, 940। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि 60 लोग क्या हो जाएंगे, कुंवारे हो जाएंगे, इनका शादी नहीं होगा, ऐसा नहीं है ना। मतलब वुमेन्स का नंबर कम है, ये बताना चाह रहा है ये सेक्स रेशो। फिर हाईएस्ट सेक्स रेशो क्या होता है, कहाँ का है, ये केरला का है ना। केरला में कितना है, 1084। इसका मतलब क्या है कि 1000 पुरुष हो गए, 1000 मैन हो गए, और नंबर ऑफ वुमेन्स क्या हो जाएगा, 1084। इसका मतलब केरल में महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से ज़्यादा है। वहीं हरियाणा की बात करें, ये लोएस्ट सेक्स रेशो कहाँ है, इंडिया में हरियाणा में, स्टेट में अगर देखेंगे तो 877। मतलब 1000 पुरुष में अगर बात करेंगे तो महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा कम है, 877 ओनली, है ना। इसीलिए हरियाणा के लोग विदेशों की छोरियाँ लाते हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, वहाँ जाके शादी कर लेते हैं कई लोग। इसके बाद डिफरेंट एज ग्रुप आप लोगों को ध्यान रखना है, ये इसमें तो बताने वाला चीज़ नहीं है, आप लोग जानते हैं। चिल्ड्रन किसको बोलते हैं, तो 0 से लेकर जो 15 ईयर्स तक का जो एज ग्रुप आता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चिल्ड्रंस में काउंट करते हैं। उसके बाद आता है यूथ, युवा जिसको हम लोग बोलते हैं, तो 15 से 59 ईयर्स तक, 15 से 59 ईयर्स तक के जो एज है वो क्या आता है, यूथ में काउंट होता है। और यही जो यूथ है वो क्या होता है, सबसे एक्टिव ग्रुप माना जाता है ना। फिर उसके बाद ओल्ड एज ग्रुप क्या होता है, जो 60 साल से ऊपर हो गए, जिनका रिटायरमेंट हो गया है ना, जो डोकरा हो गया, डोकरा डोकरी, इन लोग क्या हो जाएंगे, ओल्ड एज ग्रुप में आते हैं। अब ये मोस्ट एक्टिव ग्रुप क्या होता है, सर ये क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट एक्टिव ग्रुप कौन होता है, तो यूथ होता है। इसका मतलब जो भी हमारे देश के अर्थव्यवस्था में, जो भी डेवलपमेंट में काम कर रहा है, वो कौन काम कर रहा है, युवा ही काम कर रहा है। इनका तो रिटायरमेंट हो गया, ये अभी पढ़ रहे हैं, तो ये इनके ऊपर डिपेंडेंट है अपने एजुकेशन के लिए, अपने मेडिसिन के लिए, है ना। तो काम कौन कर रहा है, युवा कर रहा है, और जो ओल्ड है और चिल्ड्रन है वो इनके ऊपर डिपेंडेंट है, इसीलिए मोस्ट एक्टिव ग्रुप इसको माना जाता है।
उसके बाद आप लोगों को ध्यान रखना है, एक लास्ट जो पॉइंट है इस चैप्टर का वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। इसको शॉर्ट फॉर्म में HDR भी बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म आप लोगों को ध्यान रखना है, उसका फुल फॉर्म क्या क्या है। HDR ये क्या है, जैसे आप लोग का प्रोग्रेस रिपोर्ट होता है ना, क्लास में जैसे आप लोग का रिजल्ट आता है, वैसे ही किसी भी देश के डेवलपमेंट को नापने के लिए, किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट को नापने के लिए महबूब उल हक, है ना, महबूब उल हक और अमर्त्य सेन इंडिया के थे, महबूब उल हक पाकिस्तान के थे। इन दोनों ने मिलकर क्या किया, एक फॉर्मूला निकाला, एक लोगों को सुझाव दिया कि किसी भी कंट्री का अगर हमको डेवलपमेंट करना है कि कोई सा भी देश कितना विकसित है, तो उसके लिए हमको उन्होंने एक रिपोर्ट बनाया। ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, रिलीज करता है, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। जो यूनाइटेड नेशन आप लोग पढ़े हो ना, उसी का एक पार्ट है, एक हिस्सा, एक अंग है ना, जिसको हम लोग UNDP बोलते हैं। तो UNDP जो संस्था है, यहाँ के जो लोग हैं वही लोग रिपोर्ट बनाते हैं। जैसे टीचर आपके प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाते हैं ना, वैसे ही UNDP वाले क्या करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बनाते हैं। इसमें जैसे आप लोग को कुछ मार्क्स मिलते हैं, वैसे ही सब देशों को इसमें मार्क्स दिया जाता है। तो इसमें मार्क्स को क्या बोलते हैं, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इंडेक्स यही क्या है, हमारा मार्क्स है, ऐसे समझ के चलो, नंबर है। इसमें कुछ नंबर दिया जाता है, या इसको रैंकिंग समझ लो, 1 2 3 आता है ना रैंकिंग, उस टाइप से रैंकिंग दिया जाता है। तो जिस देश का रैंक 1 आया है, मतलब वो उसका डेवलपमेंट बहुत अच्छा है। जिस देश का मान के चलो 190 आया है, तो लास्ट की तरफ है, तो इसका डेवलपमेंट बहुत कम है, ऐसा मान सकते हो। तो इंडिया का जो रैंकिंग है लगभग ये बीच में है, डेवलपिंग में है, 132 के आसपास है, 130 के आसपास इसका रैंकिंग है। इसके बाद अब इसको पता कैसे चलता है सर, इसको कैसे नापते हैं, तो इसके 3 पैरामीटर्स हैं जिससे इसको नंबर दिया जाता है। जैसे आप लोग पढ़ाई में, साइंस में, मैथ्स में, SSC में इतना इतना नंबर लाए हैं, उसके बाद आपका परसेंटेज बनता है ना, तो वैसे ही इसमें भी क्या होता है, किन किन चीज़ों को देखा जाता है, 3 चीज़ों को देखा जाता है, तब जाके इसमें नंबर देते हैं। तो इसको क्या बताए थे, लाई, झूठ, ऐसे याद रखना है, बताया था ना, LIE, लाई मतलब क्या होता है, झूठ, ऐसे याद रख सकते हो आप लोग। एल से क्या हो गया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा, किस देश के लोग कितना ज़्यादा जी रहे हैं, है ना, इसका एक एवरेज निकाला जाता है। मतलब मान के चलो इंडिया में लोग जो है 60 साल जी रहे हैं, और जापान में 90 साल जी रहे हैं, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जापान के लोगों का ज़्यादा हो गया, है ना। इसीलिए जापान को बूढ़ों का देश बोला जाता है, इंडिया को युवाओं का देश बोला जाता है, युवा ज़्यादा है हमारे इंडिया में। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब किसी देश के लोग कितना साल एक एवरेज लाइफ जी रहे हैं। फिर आई आता है इनकम, पर कैपिटा इनकम, यानी कि लोग कितना कमा रहे हैं। उसके बाद ई मतलब क्या हो गया, एजुकेशन, वहाँ एजुकेशन और हेल्थ कैसा है, तो वहाँ का एजुकेशन और हेल्थ कैसा है, वहाँ के लोग कितना कमा रहे हैं और कितना साल जी रहे हैं। इन सब चीज़ों के ऊपर क्या होता है, नंबर दिया जाता है देशों को, और वहाँ से क्या बनाते हैं, एक रिपोर्ट बनाते हैं। उसमें नंबर जो दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और रिपोर्ट का नाम क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। कौन इसको पब्लिश करता है, तो UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। चैप्टर नंबर 5 का रिवीजन यहाँ कंप्लीट होता है। अब चैप्टर नंबर 6 देखते हैं। चैप्टर नंबर 6 क्या है, ह्यूमन सेटलमेंट। सेटलमेंट मतलब क्या होता है, जो हमारे जो रहने का जो रहवास है, जो घर है ना, जो घर बनाते हैं वो कौन से स्ट्रक्चर में है, कौन से पैटर्न में है, लोग कैसे रह रहे हैं, है ना, उसका जो रहने का, कहाँ पर रह रहे हैं, किस टाइप से घर बना है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेटलमेंट बोलते हैं। तो ये सेटलमेंट क्या होता है, हर जगह अलग अलग रहता है, हर जगह के लोग अलग अलग रहते हैं, देश विदेश में या फिर जगह के हिसाब से। तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो ह्यूमन के सेटलमेंट को अफेक्ट करते हैं। जैसे अगर हम लोग डेजर्ट में चले जाएंगे तो क्या उतने लोग मिलेंगे जितने कि हम लोगों को सिटी, शहर में, दिल्ली, मुंबई में मिलते हैं, नहीं मिलेंगे, डिफरेंस रहेगा। या फॉरेस्ट में अगर हम लोग चले जाएंगे तो वहाँ पर उतने लोग मिलेंगे क्या जितने कि हम लोग को अगर प्लेनर एरियाज में जाएंगे तब नहीं। तो इसीलिए क्या होता है, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो ह्यूमन सेटलमेंट को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि क्लाइमेट हो गया, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, क्लाइमेट अगर मीडियम है तब तो वहाँ लोग रहेंगे, अगर एकदम ज़्यादा ठंड है, गर्मी है, तो वहाँ लोग नहीं रह पाएंगे। वैसे ही टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है तो वहाँ लोग नहीं रहेंगे, बहुत कम टेम्परेचर है वहाँ भी लोग नहीं रह पाएंगे, तो मीडियम टेम्परेचर वाले जगह में रहेंगे। वैसे ही रेनफॉल, जहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल होता है, जैसे अमेजोन हो गया या गारो खासी जैंतिया, तो वहाँ उनके रहने का स्टाइल अलग होगा, घर अलग होगा। ये लोग क्या करते हैं, नीचे में ऐसा बांस वगैरह या लकड़ी बनाते हैं, उसके ऊपर में ये क्या करते हैं, घर बनाते हैं, ताकि घर जो है पानी में ना भरे। फिर ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर कैसा है वहाँ पर, है ना। लैंडस्केप, लैंडफॉर्म, पहाड़ी में जैसे हम लोग देखेंगे तो वहाँ कम लोग रहेंगे, प्लेनर एरियाज में ज़्यादा लोग रहेंगे, डेजर्ट में फिर कम लोग रहेंगे। तो ये लैंडफॉर्म, वहाँ का ज़मीन कैसा है
है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ ह्यूमन सेटलमेंट कितना हमको देखने के लिए मिलेगा। फिर सिक्योरिटी भी एक पर्पस आता है, सुरक्षा वहाँ पर है कि नहीं है, पता चल रहा है भूकंप आ गया, कहीं पर अर्थक्वेक आ गया, कहीं पर जो वॉल्केनो है ना, ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, तो ऐसे एरिया में लोग रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। तो सिक्योरिटी पर्पस भी हमको एक फैक्टर होता है जो ह्यूमन के सेटलमेंट को हमको देखने के लिए मिलता है। उसके बाद इग्लू क्या है ना, इग्लू ये पूछा जाता है क्या है, इग्लू ये है हाउस ऑफ आइस, मतलब जो बर्फ के जो घर रहते हैं ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इग्लू बोलते हैं। जो हम लोग अगर नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो जाएगा, तो यहाँ पर जाते हैं तो आप लोग जानते हो 6 मंडे 6 मंथ नाइट रहता है। तो यहाँ पर जो लोग हैं, जो आदिवासी हैं, जो यहीं रहते हैं, उन लोग क्या करते हैं, बर्फ का ही घर बना लेते हैं, इसी को इग्लू बोलते हैं। फिर आता है क्रास। क्रास क्या होता है, ये होता है बेसमेंट, है ना, बेसमेंट या इसको तहखाना बोलते हैं। क्रास से पूछा जाता है, अभी भी कि कई कई लोगों के घर में होता है, या बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स या कहीं कहीं पर देखे होगे, ये आपका घर हो गया, तो घर के नीचे और जमीन के अंदर, है ना, जमीन के अंदर में क्या बनाया जाता है, एक तहखाना, एक उस टाइप से बनाया जाता है बेसमेंट। इसी को क्या बोलते हैं, क्रास बोलते हैं, जमीन के नीचे अंदर खोद के, है ना, इसको बोलते हैं क्रास। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज क्रास, तो ये आप लोग ध्यान रख सकते हैं, बेसमेंट जमीन के जो अंडरग्राउंड जो जगह है उसको बोला जाता है। अब इसमें ये भी चैप्टर छोटा सा है, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारा जो ज्योग्राफी का पोर्शन है ये कवर हो जाएगा, है ना। ह्यूमन सेटलमेंट क्या होता है, ह्यूमन सेटलमेंट को 2 टाइप में कैटेगराइज किया गया है, एक रूरल सेटलमेंट और एक हो गया अर्बन। रूरल मतलब क्या होता है, ग्रामीण, गाँव में जो लोग रहते हैं। अर्बन सेटलमेंट मतलब क्या होता है, जो शहर में लोग रहते हैं, शहरी सेटलमेंट, है ना, शहर में लोग कैसे रहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रूरल सेटलमेंट। रूरल सेटलमेंट मतलब ग्रामीण परिवेश में लोग कैसे रहते हैं, उनका घर कैसे रहता है, क्या है लोगों का रहन सहन, ये सब। तो ज़्यादातर हमको गांव में कौन देखने के लिए मिलता है, तो जो फार्मर्स है या आर्टिसियन है, आर्टिसियन में कौन कौन आगे, जैसे कारपेंटर हो गया, है ना, जो बढ़ई वगैरह हम लोग बोलते हैं, वीवर बुनकर हो गया, कपड़ा वगैरह बनाते हैं, ब्लैक स्मिथ लोहार, पॉटर्स कुम्हार, बार्बर्स नाई, ये ज़्यादातर लोग हमको देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर फैसिलिटीज़ उतनी ज़्यादा नहीं मिलती हैं, रोड सड़क पानी थोड़ा सा इसका जो है हॉस्पिटल्स वगैरह का फैसिलिटी कम होता है। अब जो है धीरे धीरे डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया, तो अब उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। लोगों के पास उतने ज़्यादा पैसे नहीं रहते हैं, तो थोड़ा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम रहता है एज़ कम्पेयर टू, है ना, शहर से अगर हम लोग देखें तो। उसके बाद आसपास हमको ये सब टेम्पल, मॉस्क, पॉन्ड, वेल, स्कूल, मार्केट प्लेस, इन सब के आसपास हमको जो है ये गांव के लोग बसे हुए देखने के लिए मिल जाते हैं। इसमें आप लोगों को डायग्राम अच्छे से बनाना ही है, तब जाके आपको नंबर अच्छे से मिलेंगे और क्लियरिटी आएगी। अब इसको 4 टाइप में कैटेगराइज कर दिया गया है रूरल सेटलमेंट को, है ना। तो इसके रूरल सेटलमेंट के टाइप्स पूछता है ना, ये जितने भी है सब 5 मार्क्स क्वेश्चन वाले हैं, ये पूछे गए हैं। तो आपको शॉर्ट में बता रहे हैं, तो इसको आप लोग अच्छे से ध्यान देंगे और इसको लिख कर प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहला आता है कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। कॉम्पैक्ट मतलब होता है एकदम पास पास, है ना। तो अगर जैसे आप लोग घर देखे होंगे कहीं कहीं पर एकदम क्या होता है, बहुत पास पास रहते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। उसके बाद आता है सेमी कॉम्पैक्ट। सेमी कॉम्पैक्ट मतलब पास तो रहेगा लेकिन उतना ज़्यादा पास नहीं रहेगा, घरों के बीच में, है ना, थोड़ा सा गैप रहेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेमी कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। फिर आता है हैमलेट बेस्ड सेटलमेंट। हैमलेट मतलब क्या होता है, जो पारा मोहल्ला टोला या बस्ती हम लोग जिसको बोलते हैं ना, बस्ती पारा मोहल्ला, इसी को क्या बोलते हैं, हैमलेट बेस्ड सेटलमेंट। तो गांव में आप लोग जाते हो तो अलग अलग पारा बस्ती ऐसे मिलता है ना, ये साहू पारा, ये सतनामी पारा, ये पारा, फलाना पारा, ढेकाना पारा, ऐसे बहुत सारा पारा मिलते हैं ना, गली मोहल्ला, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हैमलेट बेस्ड सेटलमेंट बोलते हैं। और सोशल और कास्ट फैक्टर यहाँ पर हमको देखने के लिए मिलता है। जैसे अगर किसी गांव में मान के चलो सतनामी है, जय स्तंभ है, तो यहाँ पर पूरा आपको आसपास सतनामी मिलेंगे, साहू है तो पूरा साहू, केवट है तो पूरा केवट, ऐसे ही। वैसे ही अगर कहीं पर चले गए कास्ट में कोई मुस्लिम है तो मुस्लिमों का घर पूरा एक जगह रहेगा, क्रिश्चियन का, तो ऐसे ही ये ज़्यादातर हमको पारा बस्ती मोहल्ला, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हैमलेट बोलते हैं। फिर एक आता है डिस्पर्स्ड सेटलमेंट। डिस्पर्स्ड मतलब फैला हुआ, एक घर इधर है तो एक घर वहाँ फेंकाया हुआ है, एक घर इधर है एक घर इधर है, तो इसको डिस्पर्स्ड, फैला हुआ मतलब इधर उधर है ना, पास पास नहीं है। ये ज़्यादातर हिली एरियाज में, हिली एरियाज हो गया या फिर जो डेजर्ट एरियाज हो गया, इस जगह पर हमको डिस्पर्स सेटलमेंट देखने के लिए मिलता है। फिर ये तो क्या हो गया, इसका टाइप हो गया। अब ये किस पैटर्न में, किस मॉडल में बने हैं, तो इसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा। एक तो है हमारा लीनियर मॉडल। लीनियर मतलब नाम को पकड़ना है, वर्ड को, लीनियर मतलब लाइन से। तो ये मान के चलो कोई रोड गया है, कोई नहर गया है, कोई नाली गया है, नदी गया है, तो इसके आसपास लाइन से जो अगर घर बना है तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, लीनियर मॉडल।
रेक्टेंगुलर मॉडल मान के चलो रोड काट रहा है या फिर क्या हो गया खेत वगैरह है आसपास, है ना, खेत वगैरह इसके चारों तरफ, तो रेक्टेंगुलर शेप में है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर मॉडल बोल देंगे। फिर अगर स्क्वायर शेप में है, स्क्वायर मॉडल में है, स्क्वायर अगर शेप में ये बना है तो आप लोग इसको स्क्वायर मॉडल बोल देंगे। तो इसका शेप आप लोगों को बस ध्यान रखना है ना, शेप से, और डायग्राम इसमें बनाना ही बनाना है, तब आप लोगों को अच्छे मार्क्स मिलेंगे। फिर आता है सर्कुलर मॉडल। तो सर्कुलर मॉडल मतलब लोग जो है वो सर्कुलर की तरह घर बनाकर रहते हैं, है ना, सर्कुलर फॉर्म में देखे होंगे। तो शहर ये सब देखने का चीज़ है, आप लोग देखेंगे, नोटिस करेंगे तो आप लोग पाएंगे कि ऐसा अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से पैटर्न में रहते हैं। फिर आता है रेडियल मॉडल। रेडियल मॉडल क्या है, जैसे सर्कल हो गया तो इसका आप लोग रेडियस जानते हो ना, ये रेडियस होता है। तो अगर मान के चलो एक रोड इधर से आ रहा है, एक रोड इधर से आ रहा है, इसके बीच में लोग बसे हुए हैं, तो ये क्या कहलाएगा, है ना, ये क्या कहलाएगा यहाँ पर अगर है तो रेडियल सेटलमेंट। तो रेडियल, इसको रेडियल मॉडल बोल देते हैं। तो ये 5 प्रकार के मॉडल या पैटर्न के रूप में लोग अपना घर बनाते हैं और इस प्रकार से हमको गाँव में देखने के लिए मिलता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं जो लास्ट जो टॉपिक है वो है अर्बन सेटलमेंट। अर्बन मतलब क्या होता है, शहर। अब पहले बात, एक वर्ड आप लोगों को समझना पड़ेगा, अर्बनाइजेशन क्या होता है। अर्बनाइजेशन मतलब इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं शहरीकरण। पहले स्टार्टिंग से ही कोई शहर नहीं होता है, पहले क्या होता है, छोटा सा गांव होता है, इसके बाद ये धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ पर सुविधाएं बढ़ती जाती है और यही जाके फिर क्या बनता है, शहर बनता है ना। इसी प्रोसेस को हम लोग शहरीकरण बोलते हैं। तो जैसे एक बच्चा होता है, सबसे पहले एक बच्चा होता है, इसके बाद ये थोड़ा बड़ा होता है ना, फिर इसके बाद में फिर ये और थोड़ा बड़ा होता है, उसके बाद में फिर ये क्या होता है, इसका शादी वादी हो जाता है, फिर इसके बाद में ये और थोड़ा जिम्मेदार हो जाता है, घर परिवार संभालने लगता है, लास्ट में क्या हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है। वैसे ही यहाँ पर अलग अलग अर्बन जो सेटलमेंट है इसका स्टेज बताया गया है। सबसे पहले इन्फेंसी, जैसे नवजात जो शिशु रहता है, छोटा सा बच्चा, दूध पीचा बच्चा। उसके बाद आता है चाइल्डहुड, है ना, जो फिर बचपना आ जाता है, वैसे ही इसका भी स्टेज होता है। फिर एडोलेसेंस, जिस एज में आप लोग हो, है ना, लड़कपन। उसके बाद आता है मेच्योरिटी, मतलब वो थोड़ा बड़ा हो गया, अब समझदार हो गया। उसके बाद आता है मिडिल एज, है ना, जो हमारे पापा चाचा लोग की उम्र के हो गए हैं, 40-50 साल के हो गए हैं। फिर लास्ट में आ जाता है ओल्ड एज। तो ऐसे ही शहर का भी अलग अलग अपना स्टेज रहता है। तो सबसे पहले गांव से जो स्टार्ट होगा उसको इन्फेंसी, फिर वहाँ पर रोड वगैरह बनेंगे, थोड़ा सुविधाएं आएंगे तो चाइल्डहुड में आएगा। फिर एडोलेसेंस में वहाँ पर क्या आ गया, स्कूल आ गया और भी फैसिलिटीज आ गए, लोग आकर बिजनेस वगैरह करना स्टार्ट कर दिए तो एडोलेसेंस आ गया। मेच्योरिटी में मतलब वो अब अच्छा खासा सिटी बन गया, उसमें और भी बहुत सारे टेक्नोलॉजीज खुल गए, दुकान खुल गए, बिजनेस सेटअप हो गए। उसके बाद मिडिल एज में क्या हो जाएगा, अब ये पूरे एकदम अपने फुल फ्लैश में एकदम बड़ा हो गया शहर, सब तरीके से फैसिलिटीज में आ गया, है ना, ट्रांसपोर्ट आ गया, हवाई जहाज आ गया, ट्रेन आ गया, सब चीज़ इसमें फैसिलिटीज आ गए, बिजनेस होने लग गए, है ना। अब लास्ट में क्या आ जाता है, ये जब अब शहर जब बना है तो उसके बाद एक टाइम के बाद में वही शहर तो नहीं रहता है, दूसरा सिटी डेवलप हो जाता है, दूसरे लोग दूसरे जगह उसको छोड़ के दूसरे शहर चले जाते हैं। तो वैसे ही इसका ओल्ड एज आ गया, मतलब अब एक खत्म होने के कगार पे आ गया। तो ऐसे क्या होता है, शहर का भी अलग अलग स्टेज होता है। फिर इसके बाद में क्या होता है, शहर को पॉपुलेशन के बेसिस पर भी उसको बांट दिया गया है। जैसे सबसे जो छोटा रहेगा, जहाँ 50 या 100 लोग रहेंगे, इसको क्या बोलेंगे, हैमलेट बोल देंगे। हैमलेट मतलब झुग्गी, पारा या बस्ती बताए हैं आप लोगों को। फिर उसके बाद आता है विलेज, यानी कि गांव। गांव में 100 से 5,000 तक जो लोग रहेंगे उस एरिया को हम लोग क्या बोल देंगे, गांव बोल देंगे। फिर उसके बाद 5,000 से 10,000 तक जो लोग हैं, 5,000 to 10,000, इसको क्या बोल देंगे, टाउन बोल देंगे, कस्बा बोल देंगे, एक छोटा शहर। फिर सिटी यानी कि शहर अगर 1 लाख से 10 लाख तक है तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, सिटी बोल देंगे, दुर्ग, रायपुर, इस टाइप से जो है। इसके बाद में मेट्रोपोलिस जहाँ पर 10 लाख से 50 लाख तक हो गया, है ना। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं तो भोपाल हो गया, चेन्नई हो गया, या फिर रायपुर हो गया अपना, और भी बहुत जो बड़े बड़े शहर हैं इसमें आ जाते हैं, अहमदाबाद हो गया। फिर मेगा पॉलिसीज, अब जो 50 लाख से भी ज़्यादा है, जैसे कि मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, यहाँ पर दिल्ली का पॉपुलेशन 2 करोड़ से ऊपर है, तो ये क्या हो जाएगा, मेगालोपोलिस सिटी में आ जाएगा। तो ये और भी बहुत बड़े बड़े हैं। तो ये क्या है, पॉपुलेशन के बेसिस पर हमने देखा, इसको अलग अलग कैटेगराइज किया गया है ना। तो 50 से 100 हैमलेट, फिर 100 से 5,000 विलेज, फिर टाउन किसको बोलेंगे, 5,000 से 10,000 टाउन, फिर सिटी जो है 1 लाख से 10 लाख तक सिटी, मेट्रोपोलिस सिटी किसको किसको बोलेंगे, 10 लाख से 50 लाख, मेगापोलिस 50 लाख से भी ज़्यादा को बोलेंगे। अब यहाँ पर अर्बन सेटलमेंट को भी कुछ कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। अब ये क्लाइमेट तो हर जगह पर आ जाएगा, है ना, क्लाइमेट जैसा रहेगा
अच्छा रहेगा तभी लोग वहाँ पर रहेंगे। एकदम हार्श क्लाइमेट रहेगा तो वहाँ पर लोग रहना पसंद नहीं करेंगे। लैंड फॉर्म एक डिपेंड करता है, हिली एरियाज में नहीं रहना पसंद करेंगे लोग। एकदम ज़्यादा समुद्र के किनारे जहाँ पर तबाही आ सकता है वहाँ भी नहीं। तो जहाँ पर प्लेनर एरियाज है, जहाँ पर मैदान है, वहाँ पर लोग पसंद करते हैं रहना। वहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप हो सकता है ना। लोग फैसिलिटी ट्रांसपोर्ट वगैरह हर चीज़ अच्छा हो सकता है वहाँ पर। ट्रांसपोर्ट हो गया वाटर सोर्स आप लोग देखेंगे ज़्यादातर जो शहरें हैं वो रिवर्स के किनारे बसते हैं, जैसे यमुना रिवर हो गया, गंगा रिवर हो गया। इसके किनारे में आपको दिल्ली, वाराणसी, है ना, मथुरा, ये सब हमको देखने के लिए मिल जाएगा। फिर एनर्जी या फिर एनर्जी रिसोर्स या मिनरल्स, जहाँ पर हमको रॉ मटेरियल, जैसे कोई इंडस्ट्री बना रहे हैं तो वहाँ पर हमको मिनरल चाहिए ना, एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो जहाँ पर ये अवेलेबल रहेगा वहाँ पर शहर बनते जाएंगे। फिर वहाँ पर लेबर भी मिलना चाहिए, कैपिटल, पैसे वाले लोग भी मिलना चाहिए, पैसे आके लगा सके, टेक्नोलॉजी आना चाहिए। तो ये सब जो फैक्टर्स हैं ये लगा कर क्या होता है, अर्बन सेटलमेंट को प्रभावित करता है। तब जाके अर्बन मतलब जो शहर है वो बसता है, लोग वहाँ पर आके रहना स्टार्ट करते हैं, है ना। तो फाइनली ये आपका चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 ये कंप्लीट हुआ है। और लगभग आप लोग टाइम देख सकते हैं 1 घंटे का समय हो गया है। और हम जो है कंटिन्यू जो है बिना रुके आप लोगों के लिए बोल रहे हैं। तो बेटा ये क्या होता है, थोड़ा सा मेहनत लगता है, टाइम, और ये सब आप लोगों के लिए ही कर रहे हैं, है ना। तो जो भी है आप लोग बस अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा और अच्छा रिजल्ट लाइएगा, बस हम यही चाहते हैं। और कोशिश कीजिएगा इसको अगर आप लोग शेयर कर सके तो, ताकि दूसरे लोगों को भी इससे बेनिफिट मिल सके। तो इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट करते हैं। और कुछ डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू। जय हिंद।